हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मार्क्समैन। इस कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिका के उस हिस्से से जिसे मैक्सिको का सबसे शांत लेकिन खतरनाक इलाका माना जाता है। दूर दूर तक फैली वीरानी, खाली सड़कों पर पसरा सन्नाटा और उसी सन्नाटे के बीच स्कूल से घर लौट रहा था एक बच्चा जिसका नाम है मिगेल। वो अपनी माँ रोजा के साथ इस छोटे से शहर में रहता था। पिता की मौत के बाद रोजा ही उसके लिए सब कुछ थी, उसकी जिम्मेदारी, उसका सहारा। घर पहुंचकर मिगेल अपने होमवर्क में लग जाता और रोजा सामान्य दिनों की तरह रात का खाना बनाने लगती। लेकिन तभी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए हिला देने वाला फोन आता है। फोन उसके भाई कार्लोस का था। फोन पर कार्लोस की आवाज घबराई हुई थी। उसने रोजा को बताया कि उसके पीछे एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर जिसका नाम मोरिको है वो पड़ा हुआ है। कार्लोस ने उससे बड़ी रकम उधार ली थी लेकिन समय पर वो चुका नहीं पाया और अब मोरिको किसी भी हालत में अपने पैसे चाहता था, चाहे उसकी कीमत कार्लोस की जान ही क्यों ना हो। कार्लोस रोजा को सचेत करते हुए कहता है कि उसने अपनी बची कुची रकम रोजा के पास भेज दी और उसे तुरंत ही मैक्सिको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मोरिको को उसकी बहन का पता चला तो रोजा और उसका छोटा बेटा उनका अगला निशाना बन सकते हैं। रोजा भाई की बात सुनकर अंदर तक कांप जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कार्लोस की लोकेशन मोरिको के गैंग को मिल जाती। गैंग वाले उसे घसीटकर अपने ठिकाने पर ले जाते। वहाँ उस पर बेरहमी से अत्याचार किया जाता है, लेकिन कार्लोस एक शब्द नहीं बोलता। थोड़ी देर के बाद खुद मोरिको आता है। कार्लोस का फोन चेक करता है और कॉल लॉग देखते ही समझ जाता है कि पैसे कार्लोस ने अपनी बहन रोजा को भेजे हैं। गुस्से में वो अपने आदमियों को रोजा को ढूंढने का ऑर्डर देता है और बिना एक पल गवाए कार्लोस को गोली मार देता है। अब कहानी का पहला झटका यहीं से शुरू होता है। दूसरी ओर कहानी हमको ले जाती है बॉर्डर पर खड़े एक साधारण लेकिन सख्त इंसान जिम के पास। जिम एक पूर्व मरीन ऑफिसर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजारी थी। अब वो मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पर नजर रखता है ताकि कोई अवैध रूप से सीमा पार ना कर सके। उसी दौरान उसे सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जिसके पैर से खून बह रहा था। जिम तुरंत उसको पानी देता है और एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौटता है उसका दिल एक और मुसीबत से टकरा जाता है। बैंक का एजेंट दरवाजे पर नोटिस लेकर खड़ा होता। अपनी बीमार पत्नी के कैंसर इलाज के लिए जिम ने भी भारी कर्ज लिया था। इलाज तो नहीं हुआ लेकिन कर्ज का बोझ उसकी गर्दन पर रह गया। अब बैंक उसका घर कब्जे में लेने की तैयारी कर चुका था। ये घर सिर्फ दीवारें नहीं था, ये उसकी पत्नी की यादें, उसकी जिंदगी की आखिरी निशानियां भी था। इसलिए जिम हर हाल में इसको बचाना चाहता था। मजबूरी में वो अपना सबसे बड़ा सहारा अपनी गाय बेचने निकल पड़ता, लेकिन वहाँ का लोकल फार्म मालिक उसकी मजबूरी को ना समझकर बहुत कम दाम पर सब कुछ खरीद लेता है। जिम कुछ नहीं कहता, वो पैसे समेटता है और दर्द में डूबा एक बार में शराब पीने बैठ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी सौतेली बेटी सैरा आ जाती है जो बॉर्डर पुलिस में इंस्पेक्टर थी। जिम उससे कुछ नहीं छुपाता क्योंकि वो उसके परिवार की आखिरी कड़ी थी। सैरा समझ जाती कि जिम अंदर से कितना टूटा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ ही घंटों में जिम की जिंदगी ऐसी दिशा में मुड़ने वाली है जिसकी शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिम बार में बैठा अपनी परेशानियों का बोझ शराब में डुबो रहा था। सैरा जब उसके पास आती है तो वो पहली बार खुलकर बताता है कि बैंक उसके सर पर तलवार लटकाए बैठा है। अगर जल्दी पैसा नहीं जुटा पाया तो उसका घर उससे छीन लिया जाएगा। अपनी तकलीफ बयां करते करते जिम इतनी पी लेता है कि उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ड्राइव करना तो दूर की बात थी, मजबूरन सैरा उसको घर छोड़कर आती, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन जिम की जिंदगी एक गहरे तूफान में फंसने वाली है। अब कहानी यहाँ से कट होती है रोजा और छोटे मिगेल पर, जो पूरी रात की प्लानिंग के बाद आखिरकार बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही थी। दोनों तार काटकर, सांस रोककर, डर और उम्मीद के बीच अमेरिका की तरफ पैर रखते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर छिपी नहीं रहती। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं जिम की नजर उन पर पड़ जाती। वो तुरंत उन्हें रोकता है और सख्त लहजे में कहता है कि उन्होंने गंभीर अपराध किया है। जिम फोन निकालकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कॉल करने लगता है। रोजा घबराई आवाज में उसको रोकने की कोशिश करती। वो बताती है कि वो अपराधी नहीं है, बस अपनी जान बचाने यहाँ पर आए, लेकिन जिम का दिल मानने को तैयार ही नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे कानून उसके अंदर से बोल रहा हो। वो कॉल मिलाने वाला था कि किस्मत ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। अचानक कुछ गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहाँ पर आ रुकती हैं। उनमें से निकलता है वही नाम जिससे रोजा कांपती थी, मोरिको। अपने हथियारबंद गुंडों के साथ वो जिम के सामने खड़े होकर सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वो जिम से कहता है
कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दे और मामला खत्म। यहाँ जिम को एहसास होता है कि रोजा ने झूठ नहीं बोला था, इनकी जिंदगी सच में खतरों से घिरी हुई है। जिम शांत स्वर में उन्हें पीछे हटने को कहता है, पर मॉरिको धमकियों पर उतर आता है। उसके आदमी गन उठाकर जिम पर निशाना साधते हैं। तभी जिम बिजली की तरह हरकत करता है और अपनी गन निकालता है और फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज गूंजती है और मॉरिको का एक आदमी ढेर हो जाता है। जिम रोजा और मिगेल को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाता है और स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन पीछा यहीं पर खत्म नहीं होता। मॉरिको का गुस्सा अब खून मांग रहा था। वो अपनी गाड़ियां बॉर्डर के पास ले जाकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसाता है, सिर्फ एक मकसद लेकर, जिम को मारने का मकसद। पीछा, गोलियां और चीखे सब हवा में घुल जाते हैं। जिम किसी तरह उनसे आगे निकल जाता है, लेकिन मॉरिको की आंखों में अब सिर्फ एक चीज बची थी, वो था बदला। और ये बदला इतना भयानक इसलिए था क्योंकि जिस आदमी को जिम ने गोली मारी थी वो मॉरिको का सगा भाई था। दूसरी ओर भागते हुए जिम को अचानक पता चलता है कि रोजा को गोली लग चुकी है। वो गाड़ी रोककर उसको संभालता है, उसको यकीन दिलाता है कि वो उसको बचा लेगा, लेकिन रोजा खुद समझ चुकी थी कि उसके पास बहुत कम समय है। वो जिम का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है कि अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं। वो मिगेल का हाथ उसके हाथ में थमाती है और अपने बैग में रखे पैसों की ओर इशारा करके शिकागो का एक एड्रेस देती। वो कहती है कि ये एड्रेस मेरे एक रिलेटिव का है, मेरे बेटे को प्लीज तुम वहां पर पहुंचा देना। और कुछ ही पलों में रोजा की सांसें थम जाती। जिम वहीं पर बैठा रह जाता है, एक अजनबी जिसके हाथ में अब एक बच्चे की पूरी दुनिया थी। जिम तुरंत सरा को कॉल करता है। वो अपनी टीम के साथ पहुंचती है, रोजा की बॉडी को संभालती है और मिगेल को साथ चलने का सुझाव देती ताकि उसे उसके रिलेटिव्स तक पहुंचाया जा सके। लेकिन कहानी यही रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि मॉरिको अब भी जिंदा है और उसका बदला अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह जब जिम घर से निकलकर हालात पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, उसकी नजर दूर खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती। एक पल में ही उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि गाड़ी किसकी है और किसकी नहीं। ये गाड़ी मॉरिको के आदमियों की थी जो उसे चुपचाप ट्रैक कर रहे थे। जिम के दिल की धड़कनें तेज होने लगती और उसी समय उसे रोजा द्वारा दिया गया बैग याद आता है। वो बैग खोलकर देखता है, अंदर नोटों के बड़े बड़े बंडल भरे हुए थे। ये रकम इतनी थी कि उसका कर्ज एक झटके में खत्म हो सकता था, लेकिन उसी बैग पर लगे सूखे खून के धब्बे उसकी आंखों के सामने रोजा की आखिरी सांसें फिर से जगा देती। अचानक से उसकी सोच साफ हो जाती। वो इन पैसों को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे रोजा से किया वादा निभाना है और मिगेल को सुरक्षित उसके रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। इसी दृढ़ इरादे के साथ जिम पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पर वो एक अधिकारी से मिगेल के बारे में पूछता है। वो ऑफिसर कहता है कि उस लड़के के रिलेटिव्स आ चुके हैं और जल्द ही उसको ले जाएंगे। लेकिन जब जिम उन्हें पहचानने की कोशिश करता है तो उसकी अंदरूनी चेतावनी जोर से चीख उठती है। उसको लगता है कि ये उसके असली रिलेटिव नहीं हो सकते। रोजा ने बताया भी था कि उसके असली रिलेटिव शिकागो में है। बाकी सब बातें जोड़ते ही जिम को समझ आ जाता है कि ये सब मॉरिको के लोग हैं जो मासूम मिगेल को खत्म करने आए हैं। वो समय बर्बाद नहीं करता है, पीछे के रास्ते से मिगेल तक पहुंचता है और उसे चुपचाप अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही वो पार्किंग एरिया में आता है, मॉरिको की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो तुरंत हमला नहीं करता है। वो केवल अपनी टीम को फोन पर एक ऑर्डर देता है। वो कहता है कि सभी लोग अमेरिका में दाखिल हो जाओ। उसके चेहरे में एक अलग ही ठंडा गुस्सा था जो आने वाले समय में बहुत कहर बरपाने वाला था। जिम मिगेल को लेकर घर लौटता है। वहाँ वो हथियार, गोलियां और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। वो जानता था कि मॉरिको अब किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो बिना देर किए शिकागो की यात्रा शुरू कर देता है। इस बीच मॉरिको अपने गैंग के साथ जिम के घर पर पहुंचता है। अंदर जिम का ना मिलना तो तय था, लेकिन उसे वहाँ कुछ और बहुत जरूरी सुराग मिलते हैं। जिम का क्रेडिट कार्ड बिल और दीवारों पर टंगे मेडल्स जो बताते थे कि जिम कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक ट्रेंड मरीन स्नाइपर था। ये देखकर मॉरिको के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती। उसे एहसास होता है कि उसका सामना एक भेड़ से नहीं बल्कि एक ऐसे शिकारी से हो रहा है जो जंग में जीना सीख चुका है। फिर भी अपने भाई की मौत का ख्याल उसकी आंखों में आग भर देता है। वो तय करता है कि चाहे कीमत कुछ भी हो, जिम को खत्म करना ही होगा। वो जिम के घर में आग लगा देता है और अपने दोस्त को उसका क्रेडिट कार्ड देकर ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। दूसरी ओर जिम एक गैस स्टेशन पर वो कार में फ्यूल भरवाता और फिर अंदर दुकान से शिकागो का नक्शा खरीदता। उसी समय
वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर बैठता है और तभी मोरिको के सिस्टम में उसकी लोकेशन पिंग हो जाती है। मोरिको अपनी गाड़ी को शिकार की तरफ आगे बढ़ा देता है और उसी दुकान तक पहुंचता है, लेकिन तब तक जिम वहां से निकल चुका था। अब गुस्से में आग बबूला मोरिको सेल्स गर्ल से पूछताछ करता है, पर वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती। मोरिको उससे सीसीटीवी देखने की जिद करता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिस वजह से उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से में उसे जान से मार देता है। फुटेज देखते ही उसे दिशा मिल जाती। जिम ईस्ट की ओर गया था और वो भी उसी दिशा में अपने लोगों के साथ रवाना हो जाता है। इधर जिम हाईवे पर आगे बढ़ रहा था कि तभी एक पुलिस कार उसका रास्ता रोकती। अधिकारी उसकी कार की तलाशी लेते हैं और रिवॉल्वर मिलने पर बिना देर किए उसको हिरासत में ले लेते, क्योंकि हथियारों का कोई कागज उसके पास नहीं था। लेकिन जिम की नजर लगातार उन दोनों ऑफिसर्स पर जाती, उनकी बेचैन हरकतों पर, बार बार फोन मिलाने की कोशिश पर। धीरे धीरे टुकड़े जुड़ने लगते हैं। ये साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। बातचीत के दौरान जिम को पूरा यकीन हो जाता है कि ये दोनों भी मोरिको के ही आदमी, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए जिम उन्हें बेहोश कर देता है और खुद को आजाद कर लेता है। अब जिम और मोरिको के बीच ये दौड़ एक जानलेवा जंग में बदल चुकी है, जहां एक तरफ कर्तव्य था और दूसरी ओर खून का बदला। कुछ ही देर के बाद मोरिको और उसके गुंडे उस सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां जिम को टेम्पररी तौर पर हिरासत में रखने वाले पुलिस ऑफिसर बेहोश पड़े थे। अब जैसे ऑफिसर होश में आते हैं, मोरिको उन पर झपटकर जिम के बारे में पूछताछ शुरू करता है, लेकिन सर पर लगी चोट की वजह से ऑफिसर को कुछ भी याद नहीं होता। ये बात सुनते ही मोरिको का धैर्य खत्म हो जाता है और गुस्से के उफान में वो उसको गोली मार देता है। दूर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे जिम और मिगेल ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये आदमी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो दोनों को मिटा ना दे। इसके बाद मोरिको जिम की छोड़ी हुई कार की तलाशी लेता है, जहां उसे शिकागो का नक्शा मिलता है। नक्शा हाथ लगते ही वो समझ जाता है कि जिम किस दिशा में जा रहा है। वो बिना समय गवाए अपनी गाड़ी मोड़ता है और शिकागो की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर जिम मिगेल को लेकर एक होटल में रुकने का फैसला करता है। वहां पहुंचने से पहले वो सुरक्षा के लिए कुछ हथियार खरीद, क्योंकि अब ये पूरी लड़ाई सिर्फ हथियारों और दिमाग की थी। होटल पहुंचकर वो आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। देर रात वो खिड़की से बाहर झांकता है, जहां बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। रिसेप्शन पर खुद मोरिको खड़ा था, खतरा सर पर मंडरा रहा था। जिम तुरंत मिगेल को जगाता है और पुलिस को फोन कर झूठी सूचना देता है कि होटल में चोरी हो रही है, ताकि पुलिस की मौजूदगी में मोरिको को अंदर आने की हिम्मत ना हो। पुलिस के सायरन की आवाज सुनते ही दोनों खिड़की के रास्ते नीचे झाड़ियों में कूद जाते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मोरिको कमरे तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो बाहर आता है और झाड़ियों के आसपास जिम को आवाज देकर धमकाता है, फिर लौटने लगता है। लेकिन जाते जाते वो जिम के वफादार डॉग को गोली मार देता है, क्योंकि वो लगातार भौंककर खतरा जता रहा था। इस पल ने जिम को भीतर तक तोड़ दिया। अगली सुबह वो अपने डॉग को दफनाता है और ये दुख उसके अंदर बदले की आग को और तेज कर देता है। इसके बाद जिम सैरा को फोन करता है और पूरी घटना बताता है। सैरा उसको सलाह देती है कि मिगेल को उसके पास ले आए, ताकि पुलिस की सुरक्षा में उसे उसके रिश्तेदारों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन जिम अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो साफ शब्दों में कहता है कि वो खुद मिगेल को शिकागो लेकर जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर मोरिको शिकागो में मौजूद अपने आदमियों को जिम की गाड़ी का नंबर, मॉडल और उसका पूरा हुलिया भेज देता है, ताकि वो वहां पहुंचते ही घेर लिया जाए। रास्ते में जिम थककर कार रोकता है और देखता है कि रात बहुत ठंडी हो चुकी है। मिगेल कंबल में दुबका कांप रहा था। जिम के पास अब एक ही विकल्प था। वो रोजा के दिए गए सारे पैसों को आग लगा देता है, ताकि मिगेल को गर्मी मिल सके। उस आग में सिर्फ नोट नहीं जल रहे थे, बल्कि जिम का आखिरी लालच, आखिरी लोभ भी जलकर खत्म हो रहा था। अगले दिन शिकागो पहुंचते ही खतरा फिर से मंडराने लगता है। एक गैंग मेंबर उनको पहचान भी लेता है और बिना वक्त गवाए मोरिको को खबर देता है। अब पीछा शुरू होता है। जिम तेजी से कार दौड़ाता है, लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है, क्योंकि कार अचानक से बीच सड़क पर खराब हो जाती। पीछे से मोरिको के आदमी गोलियां चलाने लगते हैं। जिम भी जवाबी फायरिंग करता है और गोलियों के तूफान के बीच मोरिको की कार पलट जाती है। हालांकि मोरिको और उसके दो साथी बच जाते हैं। जिम मिगेल को लेकर पास के एक खाली घर में छिप जाता है, लेकिन जल्द ही मोरिको के आदमियों को उनका ठिकाना मिल जाता है। जिम उनकी परछाइयों को खिड़कियों के पास मंडराते देखता और एक एक कर सटीक निशाने से
उन्हें खत्म करता जाता है। गोलीबारी के बीच वो मिगेल को गन थमाता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत। तभी मॉरिको अंदर घुसता है और बिजली की तेजी से मिगेल को पकड़ लेता है। वो जिम को मजबूर करता है कि वो अपनी बंदूक फेंक दे। मिगेल की जान खतरे में देखकर जिम हथियार छोड़ देता है। अब मॉरिको मिगेल को अपनी बंदूक पकड़ाकर मजबूर करता है कि वो जिम को मार दे, लेकिन मिगेल चुपके से गोलियां निकाल देता है और बंदूक खाली कर देता है। और अगले ही पल जिम और मॉरिको के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, वो भी जानलेवा लड़ाई। तभी मिगेल पास में पड़ी गन उठाता है और उसे मॉरिको की ओर तान देता है, लेकिन तभी जिम उससे गन छीन लेता है। जिम ठंडी आवाज में मॉरिको से कहता है, या तो तुम खुद को खत्म करो या फिर मैं कर दूंगा। जिम मिगेल को लेकर वहां से निकल जाता है और कुछ पल के बाद बंद कमरे में गूंजती है एक गोली की आवाज, जो बताती है कि मॉरिको ने वही रास्ता चुना जो उसे चुनना था। इसके बाद जिम मिगेल को उसके रिलेटिव्स के हवाले कर देता है। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन जिम की कहानी खत्म होने वाली थी। वो अकेले बस में बैठकर चुपचाप आगे बढ़ता है। तभी कैमरा दिखाता है कि जिम को गोली लगी हुई है। वो दर्द से लड़ते हुए अपनी सीट पर सर रखता है और बिना किसी शोर, बिना किसी नाटकीयता के अपनी आखिरी सांसें लेता है। उसका वादा पूरा हुआ, जिसके साथ उसकी जिंदगी का सफर शांत होकर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने लालच से नहीं, रिश्ते और वादे निभाकर अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ी। जिम चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया हिम्मत, भरोसा और इंसानियत की ऐसी मिसाल जिसे भूल पाना आसान नहीं है। वेल, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।